हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल स्टडी बाय डॉक्टर प्रोमिला यादव। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले कि मैं आपको प्रधानमंत्री के बारे में बताऊं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में देना चाहूँगी। कोई भी देश दो प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट कर सकता है। पहला संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, एंड दूसरा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जैसा कि अमेरिका ने अडॉप्ट कर रखा है। अगर मैं संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता की बात करूं तो संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रमुख होते हैं, दो शासन के प्रमुख होते हैं। एक नाम मात्र का शासक प्रमुख होता है यानी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में वो राष्ट्रपति है यानी कि प्रेसिडेंट है। एंड दूसरा होता है वास्तविक, यानी कि जो वास्तव में सारी शक्तियों का, प्रशासन की सारी शक्तियों का प्रयोग करता है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। लेकिन अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करूं बेटा, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासनिक मुखिया एक ही होता है। अमेरिका में जैसा कि राष्ट्रपति वास्तविक जो है यह एक नाम मात्र का प्रशासनिक मुखिया है। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, इंडिया के संसदीय शासन प्रणाली के कितने सदन हैं? अगर सदन की बात करूं तो दो सदन पाए जाते हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। अगर उच्च सदन की बात करूं मैं तो उच्च सदन आपका हुआ है क्या, राज्यसभा। एंड निम्न सदन की बात करूं तो मैं उसे कहते हैं लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा का जो है अपॉइंटमेंट जितनी भी होती है इलेक्शन के द्वारा होती है। राज्यसभा में इनडायरेक्टली जो है अपॉइंटमेंट जो बनते हैं। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है, संविधान इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग द आर्टिकल 75 द पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जो संविधान का 75वां आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसके अनुसार जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। बट इट डजंट मीन द प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट एनीवन एज प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इस राष्ट्रपति तो अपॉइंटमेंट देगा, नियुक्ति करेगा, पर इसका अर्थ नहीं है कि राष्ट्रपति फ्री है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए। उसे संसदीय परंपराओं और नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसको हम अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि एक राष्ट्रपति किस प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और इसके अलावा 75 में जो लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, तो वो नियुक्ति करते टाइम किन किन बातों का ध्यान राष्ट्रपति को रखना होता है। तो सबसे पहले द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा, यानी कि जो सबसे बड़ी पार्टी, जो मेजॉरिटी पार्टी होगा, जिसको सबसे ज़्यादा मेंबर सदन में चुनकर आते हैं, उस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, उसको शपथ के लिए बुला सकता है। If none of party doesn't get majority in parliament, in such situation the president usually appoint the leader of the largest party or coalition in the Lok Sabha as the PM। अर्थात किसी भी पार्टी को बेटा अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता सदन में, इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, जो सबसे बड़ी पार्टी, यानी कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सदस्य चुनकर सदन में आएंगे, या सबसे बड़ा गठबंधन जो होगा, किसी अलग अलग पार्टियां मिलकर जो चुनाव से पहले गठबंधन बना लेती है, तो उसके नेता को वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। ऐसी सिचुएशन सबसे पहले फर्स्ट टाइम 1979 में आई थी, जबकि नीलम संजीव रेड्डी जी उस समय राष्ट्रपति थे। तो उस समय इस 1979 में बेटा क्या हुआ था, जनता पार्टी की जो सरकार थी वो गिर गई थी, वो बहुमत हार गई थी। तो उस समय चौधरी चरण सिंह को राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो जो ये क्वेश्चन है आपका जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
और वर्तमान में आपको पता होगा कि 17वीं लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा में जो एनडीए है उसके जो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। हालांकि जो वर्तमान में जो गठबंधन सरकार है एनडीए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अकेली ही पार्टी को बहुमत प्राप्त है, बट क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया था, इसलिए वो गठबंधन पार्टी आज के दिन में कहलाती है। दूसरा, संविधान के अनुसार जो संविधान में हमारे लिखा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को बना सकता है जो सदन के, जो अभी मैंने बताया हमारी भारतीय सदन के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उनमें से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी होता है। वैसे तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो मैक्सिमम लोकसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन 3 प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी, देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा के सदस्य ना होकर राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो ना लोकसभा का सदस्य ना राज्यसभा का सदस्य, लेकिन लार्जेस्ट या मेजॉरिटी पार्टी का नेता है, तो क्या उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? यस। इन 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपना एक फैसला दिया था कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है या लार्जेस्ट पार्टी का लीडर है, बट वो सदन में सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाया है, तो उसको 6 महीने के लिए अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। अगर मैम यस मैम अगर इन 6 महीनों के अंदर अगर वो व्यक्ति अपना किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन पाया तो क्या होगा? यस, मैं वही बताने जा रही थी बेटा। अगर इन 6 महीनों के अंदर वो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाता, तो बेटा वो प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हो सकता है, तो पार्टी को अपना कोई दूसरा नेता चुनना पड़ेगा। तो ये हो जाती है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते करते किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की शपथ, समय सीमा और सैलरी की बात। अगर बेटा मैं की बात करूँ, शपथ की बात करूँ, तो संविधान और के विश्वास रखने, उसके अनुसार कार्य करने की शपथ प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाता है। अगर हम टर्म की बात करें, अगर हम उसकी अवधि की कार्यकाल की बात करें, तो कार्यकाल सामान्यतः ये कहा जाता है कि सामान्य लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, बट ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक किसी प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक उसे उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता है। अगर सैलरी की बात करें तो जो संसद पार्लियामेंट आपकी सदन है, संसद जो है पार्लियामेंट है, वो समय समय पर प्रधानमंत्री की सैलरी को करता है, डिसाइड करता है समय समय पर। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब हम जान चुके हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, तो हम बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री के पास क्या क्या कार्य होते हैं, उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो बेटा, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, in relation to president, in relation the parliamentary and others powers। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में प्रधानमंत्री के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर कि जितने भी मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। हालांकि अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति देता है, लेकिन उन्हीं मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, राज्य मंत्री बनाया जाता है, जिसकी सलाह प्रधानमंत्री देता है। तो उसके अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर की शक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है। दूसरा, किस मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा, रेल विभाग होगा, विदेश विभाग होगा, गृह विभाग हो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री की शक्ति भी हमारे प्रधानमंत्री के पास ही होती है। प्रधानमंत्री ही बताता है कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा, उसके पास रेलवे होगा, गृह होगा या
कोई अन्य विभाग होगा। तीसरी शक्ति जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, ही गाइड्स, कंट्रोल और डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्टर। यानी कि जितनी भी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की को गाइड करने का, दिशा निर्देश करने का, उसको कंट्रोल करने की शक्तियाँ किसके पास है? हमारे प्रधानमंत्री के पास होती है। और ही कैन आस्क द मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम। यानी कि अगर कोई मंत्री प्रधानमंत्री के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है या उसके द्वारा दी गई कार्य को नहीं कर रहा, या कोई अनडिस्ट्रीब्यूट हो गया है किसी मंत्री के साथ, तो प्रधानमंत्री है वो उस मंत्री को रिजाइन देने के लिए कह सकता है। अगर वो रिजाइन नहीं देता है, मान लो कि उसने मना कर दिया कि मैं अपने पद से रिजाइन नहीं दूंगा, इस कंडीशन में प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को उसको सस्पेंड करने के लिए, डिसमिस करने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा ही प्रेसिडेंट ओवर द मीटिंग ऑफ द CMO, यानी कि जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अब हम राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को संसद में जितनी भी कार्रवाई होती है, जितनी भी गतिविधियाँ होती है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, तो उनके बारे में राष्ट्रपति को बताने का कर्तव्य प्रधानमंत्री का होता है। दूसरा, ही एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी कि वो राष्ट्रपति को सलाह देता है किसके बारे में, कि किस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट देती एज ए क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द UPSC एंड इलेक्शन कमीशन। मतलब इतने जितने भी महत्वपूर्ण पद है, अध्यक्षीय पद है, उनको अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति के द्वारा ही दी जाती है, पर वो सारी सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई अधिक शक्ति नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की जो सलाह है उसको अवॉइड कर सके। उसको वही कार्य करने पड़ते हैं जितने कि प्रधानमंत्री उसको करने के लिए कहता है। अब हम संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ देख सकते हैं। तो संसद जो सेशंस होते हैं, सत्र होते हैं, तो उनको आहूत करने का और उनको सत्रासन करने का, आहूत करने को यानी कि बुलाने की और उनको समाप्त करने की सलाह राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही देता है। और किसी भी समय जो है प्रधानमंत्री वो लोकसभा को विघटित यानी कि समाप्त करने की सलाह दे सकता है, क्योंकि हर 5 साल सामान्य कार्यकाल में 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। तो कई बार प्रधानमंत्री अपनी पार्टी की सिचुएशन देखते हुए समय से पहले राष्ट्रपति को वो है जो लोकसभा को डिसॉल्व करने की सलाह भी दे सकता है। इसके अलावा वह जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है उस सबको सदन के सामने रखने का कर्तव्य किसका होता है? आपके प्रधानमंत्री का होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट के अलावा भी कुछ अलग प्रकार की अन्य शक्तियाँ भी प्रधानमंत्री की होती है। जैसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स जो है आपके संगठन है उनका वो चेयरपर्सन होता है, पदेन चेयरपर्सन, यानी कि पदेन चेयरपर्सन का मतलब है कि प्रधानमंत्री होने के बाद वो चेयर उसके पास होती है। जैसे ही इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, पहले जिसे योजना आयोग कहा जाता था, अब वो नीति आयोग बन चुका है, तो नीति आयोग का चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी चेयरपर्सन होता है, नेशनल इरिगेशन काउंसिल का भी वो चेयरपर्सन होता है। तो इन सब के अलावा भी वो वाटर रिसोर्सेज काउंसिल का भी चेयरपर्सन होता है। एंड ही प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री, यानी कि जो भी विदेश नीति बनाई जाती है, यानी कि विदेश नीति का अर्थ है बेटा कि हम दूसरे देशों के साथ, यानी कि पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, अफ़गानिस्तान, मतलब वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे, तो उस सब को डिसीजन जो है, इस प्रकार का डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाता है। अब मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी, भाई जो भी बहुमत प्राप्त पार्टी हो गया उसका लीडर होता है। एंड द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस, यानी कि राजनीतिक रूप से भी वो हेड
होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को ही हम देश का नेता भी मानते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आर यू अंडरस्टैंड? यस मैम। हमने प्रधानमंत्री के बारे में, उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी शक्तियाँ, कार्यविधि सारा पढ़ लिया। कुछ फैक्ट्स अभी मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जो अक्सर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि जब एसएससी के, रेलवे के, नेट के ये एग्ज़ाम या आईएएस के एग्ज़ाम देंगे तो अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें याद कर लेना चाहिए। ये हमारे आने वाले भविष्य में अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे विच इज़ द लॉन्गेस्ट टर्म प्राइम मिनिस्टर, यानी कि सबसे लंबी अवधि, सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है, तो इसका आंसर आ जाता है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि सबसे लंबी अवधि के लिए, कार्यकाल के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। और सबसे कम अवधि के लिए कौन प्रधानमंत्री बना था, तो सबसे कम अवधि केवल और केवल 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। यह अपना बहुमत सदन में साबित नहीं कर पाए तो इन्हें रिजाइन देना पड़ा था। ये घटना है आपकी 11वीं लोकसभा की। फिर है सबसे वृद्ध, सबसे बुजुर्ग जो प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, वो है गुलजारी लाल नंदा जी। और संसद में सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाले प्रधानी, अब तक के सबसे ज़्यादा सीटें जिसने लोकसभा में भी जीती है, तो वो रहे हैं आपके राजीव गांधी जी, जिन्होंने संसद में, लोकसभा में सबसे अधिक सीटें जीती। आज तक का रिकॉर्ड है ये। हमारे 3 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो वो है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है बेटा कि जब वो अपने ड्यूरिंग पीरियड उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद राष्ट्रपति ने किसे प्रधानमंत्री बनाया था, तो उनको दोनों ही टाइम, नेहरू जी के टाइम और शास्त्री जी के टाइम, गुलजारी लाल नंदा जी टेम्परेरी प्रधानमंत्री बने थे। फिर है सबसे कम अल्पमत जिसे हम कहते हैं में रहते हुए भी, अल्पमत सरकार में रहते हुए भी किस प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया था, तो वो है नरसिम्हा राव जी। और किसने सबसे ज़्यादा बार एज ए प्राइम मिनिस्टर वो चुनी गई हैं, वो है आपकी इंदिरा गांधी जी। तो ये फैक्ट है जो आपको भविष्य में काम आएंगे। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप मेरा ये चैनल पसंद करते हैं, मेरा लेक्चर पसंद करते हो, तो प्लीज़ लाइक। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।